नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पिछले 12 सालों से ये बार बार आवाज उठाई जा रही है कि देखो, देश के संसद में, दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा के अलावा राज्यों के विधानसभाओं में, जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहे हैं। यानी विधायकों की संख्या कम हो रही है, सांसदों की संख्या कम हो रही है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये बार बार सवाल उठाए जाते हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी है इसके ऊपर कि देखो, पहले 1952 के इलेक्शन में, उसके बाद के चुनावों में लगातार मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बढ़ता रहा था, घटता नहीं रहा था। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में उसका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं था, लेकिन जब 8 से 10% जनसंख्या मुसलमानों के हुआ करते थे तो उस समय भी 5 से 6% रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों का विधानसभा में या फिर संसद के अंदर हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि ये धीरे धीरे घटते घटते ऐसी जगह पर पहुंच गए कि कई राज्यों में तो 1-2 मुस्लिम विधायक दिखाई पड़ते हैं। कुछ राज्यों में तो धीरे धीरे उसकी संख्या 0 पर आ जाएगी, क्योंकि विपक्ष भी वैसे ही सिकुड़ता जा रहा है। और इसीलिए पूरे देश के अंदर लगभग 4134 विधायकों में से 325 के आसपास ही अब मुस्लिम विधायक बचे हैं। और उसमें भी कुछ स्टेट में इनकी संख्या ज्यादा है इसके कारण से। नहीं तो जहां जहां नए चुनाव होते हैं, स्थितियां ऐसी बदल जाती है कि मुसलमानों के विधानसभा में उसी तरीके से संख्या कमती है जैसे विपक्ष के विधायकों की संख्या, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या झारखंड में हो, बंगाल में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो। ये केरल को छोड़ दे, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन, इन दोनों ने मिलजुल कर केरल विधानसभा में विधायकों की, मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ा रखी है। उसके अलावा हर जगह स्थिति कमजोर है। लेकिन ये कमजोरी की वजह प्रधानमंत्री मोदी है, ये कमजोरी की वजह अमित शाह है, या भारतीय जनता पार्टी है, संघ है, या फिर मुसलमान खुद है। क्योंकि इसने अपने अंदर वोटिंग पैटर्न को लेकर एक नफरत का माहौल तैयार कर लिया है। एक पार्टी विशेष को अछूत बना दिया तो तुम्हें भी अछूत बना दिया जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा समस्या अब आने वाली है। ये जो संसद के अंदर, लोकसभा में 24 सांसद हैं, मुस्लिम सांसद, और पूरे विधानसभाओं में हर जगह को मिलाकर 325 प्लस 1-2 विधायक ज्यादा या कम हो सकते हैं। लेकिन उसके लगभग जो विधायक मुसलमान विधायक हैं, इन लोगों की समस्या और बढ़ने वाली है। या तो समर्थन करो, कानून के साथ चलो, या फिर तुम्हारी सदन में एंट्री बैन होगी। एंट्री लिए और वहां पर अपमान किया तो उसके बाद 3 साल की सजा, और 3 साल तक की सजा का मतलब है तुम्हारी सदस्यता जाएगी। 2 साल से ज्यादा या 2 साल तक की सजा होने का मतलब है कि किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है। उसके बाद कोर्ट में केस लड़ते रहना। ऐसा ही एक कानून, जिसे एंटी मौलाना कानून कह सकते हैं, ये कानून बनने वाला है, बिल पेश होने वाला है, और इसको लेकर हंगामा चल रहा है। हर जगह पर हंगामा कि कैसे वंदे मातरम को उसी श्रेणी में डाल दिया जाएगा जिस श्रेणी में राष्ट्रीय ध्वज है, जिस श्रेणी में संविधान है, जिस श्रेणी में राष्ट्रगान है। ये सारे उसी श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो फिर अगर इसके प्रतिष्ठा को हानि पहुंची तो फिर वही कानून लागू होगा जो इन के खिलाफ है और इसके समर्थन में आता है। इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में एक्ट लाया गया था, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। प्रिवेंशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट। ये अमित शाह ने पूरी प्लानिंग बनाई, और जिस समय से ये लोग वंदे मातरम के खिलाफ हंगामा कर रहे थे, संसद में लंबा डिबेट हुआ, और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ही ये सारी अवधारणा इन लोगों की धराशायी की गई कि वंदे मातरम को उतना सम्मान क्यों नहीं मिला जितना कि जनगण को मिला। तो इसलिए हंगामा इन लोगों ने शुरू किया। अब अंत
अमित शाह करेंगे, एक एंटी मौलाना कानून है ये, क्योंकि इन लोगों का मानना है वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है। तो एंटी इस्लामिक अगर कानून है तो इसके लिए आपको एंटी इस्लामिक कानून के साथ चलना पड़ेगा, या फिर इस कानून के विरोध में जाकर जेल के अंदर रहना पड़ेगा। इसी बात के लिए इन लोगों के अंदर डर है। और ये जो संसद में हंगामा चल रहा है, ये डिलिमिटेशन इतना खतरनाक इन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन कानून से थोड़ा डर इन लोगों के अंदर यही दिख रहा है कि अगर डिलिमिटेशन पर समर्थन आ गया, 2/3 का बहुमत आ गया, तो उसके बाद क्या होगा? डिलिमिटेशन एक्ट लागू होंगे और फिर उसके बाद संशोधित जितने भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र हैं उसका संशोधन सीमांकन शुरू होगा। और इनको डर सिर्फ इतना है कि सीमांकन में थोड़े बहुत तो इधर उधर होता है, जैसे कांग्रेस की सरकारों में की गई कि हमारा बेस इन क्षेत्रों में है, तो उन क्षेत्रों को उस लोकसभा के साथ, और जहां पर दूसरे का क्षेत्र है जहां पर उन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है जो कि कांग्रेस को, विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, उन क्षेत्रों में थोड़े विभाजन हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐसा ही कुछ हुआ था, देखने को मिला था। जनसंख्या जिन जिन क्षेत्रों में पहाड़ी, गुज्जर, इन लोगों की थी, शिया और सुन्नी का विवाद चल रहा था, उन क्षेत्रों में, यानी कि बारामूला के क्षेत्र में, जम्मू के क्षेत्र में, पूंछ और श्रीनगर के क्षेत्रों में, इनके क्षेत्रों को ऐसे मिलाया गया कि किसी एक का वर्चस्व न रहे। इसीलिए डर तो इन लोगों को इस बात का थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बिल जो एंटी मौलाना बिल आने वाला है, उस पर तो ये सामने भी नहीं जा सकते, इसका पूरी तरह से विरोध भी नहीं कर सकते और समर्थन करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स यहां पर चलती है और तुष्टीकरण की इस राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस को या राहुल गांधी को इस बात का डर भी है कि ये जो अमेंडमेंट बिल आने वाला है उसमें संविधान के अपमान की बात भी की गई है। और आजकल कांग्रेस वाले राहुल गांधी के पीछे पीछे संविधान की बात बहुत करते हैं, लेकिन संविधान की बात करते हुए इनके अंदर आंकड़ों को लेकर, तथ्यों को लेकर बड़ी गलतियां होती है। और गलतियां जब तथ्यों को लेकर होगी तो उसके बाद उसका अपमान माना जाएगा। यानी राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की किताब रखना पड़ेगा, ये पैकेट से बाहर निकाले। और कुछ उसमें गड़बड़ियां आई, जिस तरीके से पिछले दिनों एक समस्या राहुल गांधी के एक सभा में आई थी कि संविधान की प्रतियां चारों तरफ बांटी गई, फिर उसके बाद किताब बांटी गई, लेकिन बुक के कवर पर कुछ और था, अंदर कुछ और था। यह भी संविधान का अपमान माना जाएगा और इसीलिए राहुल गांधी की भी समस्या बड़ी है। लेकिन फिर भी इस पूरे अमेंडमेंट एक्ट में सबसे बड़ी समस्या ये मौलाना गैंग की है कि हम संसद में चले तो जाते हैं और वहां पर जाने के बाद अगर प्रोटोकॉल का पालन किया गया, नियम का पालन किया गया, जैसा कि किया जा रहा है, अगर किसी स्टेट में इसका पालन न किया जाएगा तो फिर वहां पर भी गवर्नर अपने आधार पर फैसला लेते हैं। जैसे केरल में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, और कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह भी हो रहा था, गवर्नर वहां पर थे, तो वंदे मातरम बजाया गया। उसको लेकर इन लोगों को बड़ा चिढ़ पैदा हुआ था, क्योंकि वंदे मातरम की बात होते इन लोगों को लगने लगा सबको खड़ा होना पड़ेगा और इनके मुस्लिम विधायक हाथ जोड़कर खड़े नहीं रह सकते, ये गा नहीं सकते, और गाओगे नहीं तो फिर सजा की व्यवस्था है। हंगामा हुआ था, लेकिन उस समय तक वंदे मातरम को इस एक्ट के साथ जोड़ा नहीं गया था, यानी कि नेशनल ऑनर के इंसल्ट के साथ जोड़ा नहीं गया था। इसीलिए जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, कई विधानसभाओं में जब गवर्नर जाते और ज्वाइंट सेशन जहां पर विधानसभा विधान परिषद है वहां, नहीं तो विधानसभा को संबोधित करते, उस समय ये वंदे मातरम का गान बजाया जाता, तो उस समय भी इन लोगों ने जो तरीके अपनाए जिसके खिलाफ हंगामा चला। तो इस तरह के हंगामों के बाद जो प्लानिंग बनी अमेंडमेंट के लिए, उसी का परिणाम है कि ये बिल आएगा और उसके बाद इनकी स्थिति जैसी हो जाएगी कि फिर वो या तो संसद में जाएं, वंदे मातरम का गान गाएं, या फिर विधानसभा में जाएं,
उसका सम्मान करें, और अगर सम्मान नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें 1971 के एक्ट में ही 3 साल तक की सजा की व्यवस्था है। इस अमेंडमेंट में इसी सजा को भी बरकरार रखा गया, तो इनकी तो स्थिति खराब हो जाएगी। यही आगे किया जाएगा, और लगता है कि जैसे ही ये बिल आएगा उसके बाद ये लोग अकेले नहीं बल्कि विपक्ष में बैठे हुए मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां भी हंगामा खड़ा करेगी। और उसी के साथ ये हंगामा केवल नहीं रहेगा बल्कि इन लोगों को वॉकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि न तो इसका समर्थन कर सकते और न ही पूरी तरीके से इसका विरोध किया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।